नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक न्यूज चर्चा में चल रही है जिसमें ईडी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी आमने सामने हैं। हुआ क्या है कि दिल्ली के सीएम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 3 बार समन जारी कर दिया है कि प्लीज हमारे पास आ जाइए और इन्वेस्टिगेशन में साथ दीजिए। इन्वेस्टिगेशन किस चीज में? इन्वेस्टिगेशन एक केस के सिलसिले में जो स्कैम से जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। तो जब आज मनीष सिसोदिया जी के जन्मदिन पे अरविंद केजरीवाल जी ने ट्विटर पे उनको बधाई दी और ये बोला कि आप 11 महीनों से जो ईडी और एक पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं जेल में रह के अरेस्ट होने के बाद, तो हम उसकी सराहना करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि ये इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है लीडर्स के अरेस्ट होने पे। तो हुआ क्या कि मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और और आप पार्टी कन्वीनर 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये अरेस्ट क्यों हुए? पहली बात तो ये ऑलरेडी अभी सलाखों के पीछे हैं। मामला क्या है? मामला है एक लिकर पॉलिसी स्कैम। अब हुआ क्या कि दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी आई थी। एक्साइज माने होता है आबकारी विभाग जो करता है काम, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो लिकर पॉलिसी स्कैम के बारे में जब ईडी को खबर मिलती है तो ईडी के पहले सीबीआई और भी पुलिस और भी लोग इनसे पहले तफ्तीश करते हैं, तहकीकात करते हैं। तो फिर बाद में ईडी एक बार इनको बुलाती है। ईडी के बुलाने के बाद क्या होता है कि मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो जाती है फरवरी 2023 में। फिर अक्टूबर में सत्येंद्र जैन जी की भी गिरफ्तारी होती है। तो ये आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ मामला था। शराब की सेल को लेके जो ठेके दिए जाने थे उनमें यह मामला था कि अराउंड 100 CR 100 करोड़ के अराउंड ये घोटाला है। अब पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिक्स में तो दोनों तरफ बातें होती हैं। पॉलिटिक्स में कहते हैं कि हाँ, अगर करोड़ों में घोटाला हुआ है तो बताओ कहां है पैसे, हम तो क्या भैया, हम तो क्लीन हैं, ये हैं वो हैं। और उधर से एलिगेशन आता है कि नहीं नहीं, ये तो घोटाला तो था ही, अदरवाइज आपकी पॉलिसी स्क्रैप क्यों होती? आपने एक पॉलिसी लेके आए थे, फिर ये पॉलिसी लाने के बाद जब अरेस्ट हुए फिर आपने इस पॉलिसी को वापस बैक ट्रैक क्यों कर लिया? तो ये सारे इश्यूज थे। पर इन इश्यूज के बीच में जो एक बार हमें सोचना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो आप वर्ड देख रहे हो, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग माने होता है कि काले पैसे की धुलाई, यानी कि सफेद बनाना है उस काले पैसे को, उस पैसे को वैलिड करना है। तो हम उसको मनी को लॉन्डर करते हैं, धुलाई करते हैं। तो उसी धुलाई को रोकने के लिए एक एक्ट है, PMLA एक्ट, 2002 का एक्ट है। और 1956 से ही ईडी भी काम कर रही थी, पर इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद से ईडी को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है। अब सेक्शन 50 कहता है कि हम नोटिस जारी कर सकते हैं, हम समन दे सकते हैं किसी भी पर्सन को कि आप आइए और हमारे साथ हमारे यहां बैठ के हमारे क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। इसमें ही पॉलिटिक्स होती है। तो अब जैसे केजरीवाल जी जब इनको पिछले 2 बार जब समन मिला था तो एक बार तो इन्होंने कहा कि भैया मैं जो है MP में जा रहा हूं और मुझे कैंपेनिंग करनी है चुनाव की, नहीं आ पाऊंगा। दूसरी बार समन मिला कि इन्होंने कहा मैं विपासना मेडिटेशन करने जा रहा हूं अननोन लोकेशन पे, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर अभी जनवरी में इनको नोटिस मिला। जनवरी में इन्होंने कहा कि ये जो नोटिस है मैं इसको सही नहीं मानता क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये इसमें बायस है, ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। यहां पे आप मुझे ये नहीं बता रहे हो कि मैं एज ए विटनेस बुला रहे हो मुझे, या मुझे एज ए सस्पेक्ट बुला रहे हो, यही बता दो। कम से कम आप मुझे क्यों बुला रहे हो ये बता दो। तो इसके लिए PMLA के डेप्यूटी डायरेक्टर ने बोल रखा है कि सेक्शन 3 भी ये कहता है PMLA का कि हमारे पास ये बताने का हमको अधिकार है नहीं है, हम इस पे बात भी नहीं कर सकते कि हम आपको कैसे बुला रहे हैं। हम नहीं बताएंगे आपको कि हम आपको एज अ विटनेस बुला रहे हैं या एज अ सस्पेक्ट बुला रहे हैं। ये ईडी के डायरेक्टर ने कहा, ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर ने। तो इन्होंने कहा कि हम आपको कैसे बता दें कि आप अभी किस पोजीशन में आ रहे हो हमारे पास, जब तक हम आपसे बात ना कर लें, जब तक हम आपसे पूरी पूछताछ ना कर लें, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप फाइनेंशियल क्राइम में आप एक साथी थे, भागीदार थे, या आप एक विक्टिम हो। तो हमें तो पहले तहकीकात करनी पड़ेगी, हम पहले पूछेंगे आपसे, पहले सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें मिलेगा। जब तक हम श्योर नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं बताएंगे कि आप किस ऑर्डर के तहत हमारे पास आ रहे हो, किस नेचर के तहत आ रहे हो हमारे पास। ये ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा। अब केजरीवाल जी का कहना है कि मैं आपको लिखित में सारे जवाबों का आंसर आप मुझे भेज दो, मैं आपको लिखित में कोऑपरेट कर रहा हूं। अब पीएमएलए का एक और सेक्शन ये भी कहता है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो पीएमएलए के
जो निदेशालय की वजह से के साथ, यानी ईडी के साथ अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तब आपको तब आपके ऊपर केस चल सकता है, पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर जेल भी हो सकती है, आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने की भी। तो अब ये सब तब होता है जब ईडी को एक स्पेशल ट्रायल और करवाना पड़े, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, ईडी ने कहा कि भाई मैंने इनको समन दिए और ये जो है समन्स को मानते ही नहीं है, समन के लिए आ ही नहीं रहे हैं, तो देखो थ्योरेटिकली लीगली क्या हो सकता है कि ईडी इनको इनडेफिनेटली समन भेजती रहे ईडी, और केजरीवाल जी उस समन का जवाब दें, बस रिटर्न में दे दें, ना जाएं जान, अब ये फिजिकली वहां पे नहीं जा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। देखो लीगली पॉइंट ये है कि ईडी इनको इंडेफिनेटली समन भेज सकती है और ईडी इनके घर भी आ सकती है इनसे पूछताछ करने। इसीलिए आज और कल इनके जो केजरीवाल जी के जो रेसिडेंस के आसपास सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई, रेड होने के चांसेस थे, पूरे घर का घेराव कर लिया गया था। तो अगर समन का आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो और ईडी चाहती है कि आप आओ, तो आपको फिर अरेस्ट किया जा रहेगा, पर लेकिन अरेस्ट करने के लिए एक स्पेशल दूसरा एक फ्रेश एक ट्रायल करवाना पड़ेगा, एक फ्रेश कोर्ट से नोटिस चाहिए, ये कोर्ट से परमिशन चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट चाहिए, ये सारे प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, हो सकते हैं, पर थ्योरेटिकल फीचर ये भी है कि समन इंडेफिनेटली चलता ही जाए, कोई ना रुके, और जब जब चाहे तब इसको वो करें, कोऑपरेट करें। पर इसमें हमें ये जानना है कि ये बताइए कि कैसे, मतलब ईडी एकदम से बीच में पिक्चर कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। अब अगर आप इस पिक्चर को बड़ा करके देखें तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती कैसे, हमारे सिविल और हमारे क्रिमिनल और हमारे फाइनेंशियल जो क्राइम्स का जो कोर्ट है वो कैसे काम करती है। देखो, 2 तरह के ऑफेंसेस हैं, एक तो है जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, शेड्यूल्ड माने जो अनुसूचित हैं, लिखे हुए हैं। तो अनुसूचित ऑफेंसेस की जब तहकीकात होती है, पुलिस हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और सारे जो विभाग होते हैं ये तहकीकात करते हैं। फिर तहकीकात करने के बाद कंप्लेंट या चार्जशीट दायर होती है कोर्ट में, चार्जशीट में सारे चार्जेस लिखे होते हैं, क्या क्या दफा के तहत इनके ऊपर हम केस चलाना चाहते हैं। ये जाता है या तो स्पेशल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जो भी है। फिर स्पेशल कोर्ट के बाद जब ऑर्डर आ जाता है, पता चलता है या तो कन्विक्शन होगा शेड्यूल्ड ऑफेंस में या कन्विक्शन होगा मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में। अब इसके बाद फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के लिए। अब इधर हम चलते हैं, जब हम फाइनेंशियल क्राइम्स की तरफ चलेंगे, ये वाला एरिया आएगा फाइनेंशियल क्राइम्स। आपको पता है फाइनेंशियल जो क्राइम्स होते हैं इनको हम लीगली अगर देखोगे ना, ये इक्वेट किए जाते हैं एज टेरर क्राइम्स, क्योंकि आप देश के टैक्स कलेक्शन में भागीदार नहीं हो, आप देश के विकास को रोक रहे हो, आप देश के जनता को जो सर्विसेज पहुंचनी चाहिए उसके खर्चे में आप भागीदार नहीं बन रहे हो, तो हम इसको इक्वेट करते हैं एज टेररिज्म ऑल्सो, फाइनेंशियल क्राइम्स को। अब फिर क्या हुआ, यहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है ईडी, जब इनके पास कंप्लेन आती है या इंटेलिजेंस आती है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल संस्थान होते हैं, तो ये जब कोई खबर देते हैं ईडी को कि सर हमें लग रहा है कि कुछ हुआ है बड़ा, अब उसके बाद ईडी तहकीकात करती है, फिर ईडी की अपनी सेपरेट कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और भी सारी हैं, जैसे ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब अगर ईडी स्पेशल कोर्ट में चले गए, फिर उसके बाद प्रोसीजर वही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इधर जब वो ट्राइब्यूनल के तहत जाते हैं तब भी आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है उनके ऊपर। पर हमारे समझ में आया कि अच्छा, एक तो शेड्यूल्ड ऑफेंस हो गए, एक फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए, ठीक है। इन दो तरीके से हमारे यहां सीआरपीसी के तहत अब तक फॉलो होता था, अब नए प्रोसीजर के तहत फॉलो होगा, ठीक है। अब ये हुआ, ये आया समझ में। क्या ईडी जो इतना कर रही है, क्या उस पर कभी किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है? हाँ, करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में ये बात करी थी कि ये जो ईडी की पावर है, जो एक आशीष मित्तल केस हुआ था, एड्यूकॉम केस था ये, तो एड्यूकॉम के वो डायरेक्टर थे और वो गए थे सुप्रीम कोर्ट ये पूछने कि देखो साहब मुझे लग रहा है ईडी मुझे अरेस्ट करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ईडी आपको अरेस्ट ऐसे नहीं करेगी, आपको खाली आपकी कंपनी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए आप आ जाओ। हम यहां पे बोलते हैं कि जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, हीनस एन ऑफेंस एज टेररिज्म। ये टेररिज्म जितना ही बड़ा ऑफेंस है, मनी लॉन्डर करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। अब जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 24 है और सेक्शन 5 है, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कैसे कि पहले तो डेफिनेशन तय करना कि क्या है ये क्राइम, क्राइम की डेफिनेशन क्या है, इस क्राइम की वजह से कितनी अकूत संपत्ति जमा हो गई है, ये तहकीकात हो जाए, और इसके बाद ये पता चल जाए कि हाँ भैया कहां से अब किसके पास प्रूफ है अपनी जिम्मेदारी ये प्रूफ करने का कि मैं निर्दोष हूं या मैं दोषी हूं, जो भी हूं, ये किसके ऊपर जा रहा है।
ये इंपॉर्टेंट क्लॉज मिल गए। इसके बाद हमने पिछली स्लाइड पे देखा था सेक्शन 50 तो है ही, जिसके तहत नोटिस जा रहा है केजरीवाल जी को। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि स्ट्रिंजेंसी जो है इन ग्रांटिंग बेल अंडर दिस एक्ट, भाई अंडर ये अपना पीएमएलए, तो ये बहुत जरूरी है, इज लीगल। यहां पे स्ट्रिक्टनेस होनी जरूरी है, और बेल देना कोई बहुत ज्यादा इसमें आपका अधिकार नहीं है। आपने एक फाइनेंशियल क्राइम किया है, अगर आपको बेल दी जाए, हो सकता है बाहर जाके सबूतों में छेड़छाड़ कर दो, आप इन्वेस्टिगेशन को रोक दो, कुछ भी कर सकते हो आप। फिर ये मैंडेटरी नहीं है कि जो ईसीआईआर होती है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो इक्विवेलेंट होती है पुलिस की एफआईआर जैसी, ये ईडी दायर करता है अपनी ईसीआईआर रिपोर्ट। ये पुलिस की रिपोर्ट जैसी एफआईआर नहीं है, पर उनका काम करती है ईसीआईआर वाली काम। वह इसमें सारी चीजें वही लिखी होती हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है, आई पहले लिख ली सारी डिटेल, ये ईसीआईआर होती है। अब ईडी क्योंकि पुलिस नहीं है, इसलिए ईडी के सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो तो वो एडमिसिबल है कोर्ट में, वो एज ए प्रूफ वो कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि ईडी पुलिस नहीं है। पुलिस के पुलिस के सामने दी हुई स्टेटमेंट तो हम मानते ही नहीं है कोर्ट में, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब यहां पे जो अटैचमेंट हम करते हैं किसी की, कोई भी शख्स की प्रॉपर्टी का, जब कोई ईडी का केस चल रहा होता है, तब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज एंड द स्टेट। अगर उस क्राइम के तहत जो पैसा बना है, अगर वो बैलेंस आउट हो गया है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि अब हम इससे निकाल सकते हैं पैसा, जो हमें उगाही करनी हम कर सकते हैं। अब यहां पे पीएमएलए क्या एक मनी बिल है, इसके ऊपर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने हैं। जैसे आधार एक्ट, वो एक मनी बिल के तहत पास हो गया। तो ऐसे वाले जितने सारे बिल हैं, कौन से ऐसे बिल हैं जो मनी बिल बन सकते हैं, कहला सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई राय नहीं बनाई है। तो हम इसलिए पीएमएलए पे भी राय नहीं बना रहे हैं, हम ये इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। पर अगर आप चाहोगे तो हम इसको एक हायर 5 जज बेंच को हम इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। क्या इसके बाद कोई रास्ता है? यस, रास्ता है, अभी है। अगर हमें ईडी की स्वायत्ता, ईडी की इंडिपेंडेंस, ईडी की ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना है, तो हमें पहले यह समझना चाहिए कि क्या ईडी प्रोसीजरली कंसिस्टेंट है। क्या ईडी एक केस में जैसे चलती है, क्या वैसे वो हर केस में चलती है, या कहीं पे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कहीं पे कम स्ट्रिक्ट। ये चीज मैंडेटरी है सोचना कि प्रोसीजरल कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब इनकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी हो। ऐसा नहीं है कि ईडी इतनी ज्यादा आजाद पंछी हो जाए कि वो सब कुछ अपने अंडर समेट ले। ईडी का जिक्र हम 2014-15 से पहले, 2012-13 से पहले हम अक्सर नहीं सुनते थे, पर पीएमएलए में अमेंडमेंट आने के बाद से ईडी का रोल बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। दूसरा, इनका जुरिडिक्शन पे क्लैरिटी चाहिए कि ये बताइए इनका जुरिडिक्शन कितना जाता है, फाइनेंशियल क्राइम में ये कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या ये टेररिज्म वाले एंगल को भी उठा सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन फेडरल बॉडी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेडरल बॉडी नहीं है। सीबीआई जैसा काम नहीं कर सकती है ये, सीबीआई एनआईए वाला काम इनसे नहीं हो सकता है। ये फाइनेंशियल क्राइम के लिए आए हैं, एनफोर्समेंट प्रवर्तन के लिए आए हैं, ना कि कोई और एंगल के लिए, ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हमें यह भी जानना है कि सर एक बात बताइए, आदित्य सर आपने तो बताया था कि एमपी और एमएलएज जब पार्लियामेंट में या मेंबर होते हैं अपने स्टेट की विधानसभाओं के, तब तो ये अरेस्ट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सेशन के दौरान, सेशन के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद इनका अरेस्ट हो ही नहीं सकता है। कैसे हुए? तो ऐसा होता है जब ईडी बुलाती है किसी को, तो ईडी कहती है देखो पहली बात तो ये सिविल केस है, अच्छा ठीक है, पर हमें लग रहा है कि इसमें क्रिमिनल नेचर है, और अगर हमने आपको जाने दिया तो हो सकता है आप इन्वेस्टिगेशन में छेड़छाड़ कर दो, आप इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल दो, सबूतों को मिटा दो, छेड़ दो, कुछ भी कर सकते हो, इसलिए हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हैं, कस्टडी में रख रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, क्या कोई एमपी एमएलए, क्या कोई मिनिस्टर को ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आपको याद है देश में इकलौते जो पहले जो सीएम जो अरेस्ट हुए थे, सिटिंग सीएम, वो कौन थे? साउथ की बहुत बड़ी सीएम थी वो मैम, अगर आपको नाम बताओ, नाम मुझे बताना। तो अब ये भी हो सकता है कि ईडी आज चौथा समन जारी कर दे केजरीवाल जी को, और केजरीवाल जी उस पर कैसे एक्ट करते हैं, आप पार्टी का कहना है कि हम तो पूरा एक्ट करेंगे जैसे एज पर लॉ है, जैसे कानून है हम वैसे ही चलेंगे। सो विद दिस हम इस न्यूज को आज कंक्लूड करते हैं, और इस न्यूज पे जैसे जैसे और हमारे डेवलपमेंट होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। विद दिस वी टेक योर लीव, गुड लक।